क्या आपको भी डर लग रहा है क्योंकि इंग्लिश का पेपर आपका 11 मार्च को आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और बच्चों की आखिरी डिमांड एक ही रहती है बुलेट शॉर्ट सीरीज भैया ले आओ। बुलेट शॉर्ट सीरीज में क्योंकि हम लोग जीरो से पूरा सिलेबस स्टार्ट करते हैं और आपको हीरो तक ले जाते हैं क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई ना, वो आपका पास्ट था, अब आपका फ्यूचर हम लोग संवार देंगे इस वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को देख लेना और शाम की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली वीडियो देख लेना, आपके पूरे 80 आउट ऑफ 80 समझ लीजिएगा। बस आप ग्रामर पार्ट को थोड़ा सा देख लीजिएगा, साथ ही अनसीन पैसेज को भी थोड़े PYQ कर लीजिएगा, वो भी मैं आपको ऐप पे दे दूंगा और वेबसाइट पे दे दूंगा। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड जेनजी एजुकेशन के लीक पेपर कर सकते हैं, गैस पेपर कर सकते हैं, वहाँ हर चीज़ पड़ी है। दोस्त यार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कुछ वजह से मैं अपनी आवाज़ नहीं दे पाया हूँ, बट मैंने बहुत अच्छे से आवाज़ देने की कोशिश की है, तो एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को और कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। द लास्ट लेसन, ये कहानी अल्सेस की है, जब प्रशिया की सेना ने फ्रांस को हरा दिया था। बर्लिन से एक आदेश आया था कि अब अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं। ये कहानी एक छोटे से बच्चे फ्रांस की है और उसके आखिरी फ्रेंच लेसन की। फ्रांस गोइंग टू स्कूल। उस दिन फ्रांस स्कूल के लिए देर हो रहा था और वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि मिस्टर हैमल, जो उनके फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने को कहा था और फ्रांस को एक लेटर भी नहीं आता था। उसने सोचा कि आज स्कूल नहीं जाता। बाहर का मौसम भी कितना सुहावना था, पक्षी भी चहचहा रहे थे, प्रशिया के सैनिक भी परेड कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके स्कूल की तरफ भागा। जब वो टाउन हॉल के पास से जा रहा था तो उसने देखा कि वहां एक बुलेटिन बोर्ड पर बहुत भीड़ लगी है। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें वहीं से आती थी। लॉस्ट बैटल्स, आर्मी वैकेंसीज ऑर्डर, अफसरों के आदेश। फ्रांस ने सोचा, आज फिर क्या हो गया? द स्कूल सीन। डेली वेजेस पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत नॉइज होता था। डेस्क की आवाज, लेसन की आवाज, टीचर के डंडे की आवाज। लेकिन आज सब कुछ एकदम शांत था, जैसे रविवार की सुबह हो। फ्रांस बहुत घबरा गया था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो देर से गया तो मिस्टर हैमल उसे डांटेंगे। जब वो कक्षा में पहुंचा तो उसने देखा कि मिस्टर हैमल अपने पूरे फॉर्मल ड्रेस में थे, जो वो आमतौर पर चेकिंग या प्राइज सेरेमनी के दिन पहनते थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि पिछली बेंचों पर गांव के बूढ़े लोग बैठे हुए थे। सब लोग बहुत उदास लग रहे थे। हमेल्स अनाउंसमेंट। मिस्टर हैमल ने बहुत विनम्र स्वर में घोषणा की कि ये उनका आखिरी फ्रेंच पाठ है। बर्लिन से आदेश आया है कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये सुनकर फ्रांस स्तब्ध रह गया। उसे अब समझ आया कि सूचना पट पर क्या लिखा होगा। फ्रांस को अब अफसोस हो रहा था कि उसने अपने फ्रेंच पाठों पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी किताबें, जो पहले उबाऊ लगती थी, अब बहुत महत्वपूर्ण लग रही थी। उसे मिस्टर हैमल के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो 40 सालों से वहां पढ़ा रहे थे। द लास्ट लेसन। मिस्टर हैमल ने बहुत धैर्य से अपना आखिरी पाठ पढ़ाया। उन्होंने व्याकरण, लेखन और इतिहास पढ़ाया। उन्होंने फ्रेंच भाषा की सुंदरता और महत्व पर भी बात की। फ्रांस को भी आज सब कुछ आसानी से समझ आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे आज वो सब कुछ सीख जाएगा। जब घड़ी में 12 बज गए तो मिस्टर हैमल खड़े हुए और बोर्ड पर जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखा, लॉन्ग लाइव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो बिना कुछ बोले दीवार की तरफ सिर झुका कर खड़े हो गए। उनका इशारा था कि स्कूल खत्म हो गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी। लास्ट लेसन हमें बताता है कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। जब हम कुछ खो देते हैं तब हमें उसकी कीमत पता चलती है। ये कहानी हमें टालमटोल के बारे में भी सिखाती है कि हमें किसी चीज को टालना नहीं चाहिए। जो करना है वो आज ही करना चाहिए।
ये कहानी उन बच्चों की है जिनका बचपन खो गया है, गरीबी और मजबूरी में। ये कहानी है साहेब और मुकेश की, जो अपने हालात से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सपने कहीं खो गए हैं। साहेब ई आलम द रैग पिकर। साहेब एक बांग्लादेशी लड़का है जो दिल्ली के सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी एक ऐसी जगह है जहां कूड़ा बीनने वाले रहते हैं, टूटे फूटे घरों में, बिना किसी सुविधा के। साहेब हर सुबह कूड़े के ढेर में कुछ कीमती चीज ढूंढने निकलता है, जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना या फिर 1-2 रुपए। एक दिन मैंने साहेब को एक टेनिस क्लब के बाहर देखा। वो अंदर झांक रहा था, जहां बच्चे टेनिस खेल रहे थे। मैंने उससे पूछा, तुम्हें टेनिस खेलना है? उसने कहा, हां, लेकिन मेरे पास रैकेट नहीं है। उसके लिए टेनिस खेलना एक सपना था, जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। कुछ दिनों बाद मैंने साहेब को एक चाय की दुकान पर काम करते देखा। अब वो कूड़ा नहीं बीन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले थी। उसने कहा, अब मैं आजाद नहीं हूं, मुझे काम करना पड़ता है। मुकेश द बैंगल मेकर। मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला है, जहां हर घर में चूड़ियां बनाई जाती है। मुकेश के परिवार वाले भी चूड़ी बनाने का काम करते हैं। ये काम बहुत मेहनत का है और आंखों के लिए भी खतरनाक है। लेकिन मुकेश चूड़ी नहीं बनाना चाहता। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो कहता है, मैं अपनी गाड़ी ठीक करूंगा, मैं ड्राइवर बनूंगा। लेकिन उसके परिवार वाले कहते हैं कि ये उनका पुश्तैनी काम है और उन्हें यही करना होगा। मुकेश के सपने बड़े हैं, लेकिन क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या वो चूड़ी बनाने के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा? मोरल ऑफ द स्टोरी। खोया हुआ बचपन हमें बताता है कि कैसे गरीबी और सामाजिक बंधन बच्चों के सपनों को कुचल देते हैं। साहेब और मुकेश दोनों ही अपने हालात के शिकार हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, ताकि उनका बचपन भी बाकी बच्चों की तरह खुशियों से भरा हो। आगे की वीडियो के लिए आपके सारे नोट्स वेबसाइट पर मिल जाएंगे। लिंक कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक नेम से। डीप वाटर, द फियर ऑफ डीप वाटर। ये कहानी मेरे विलियम डगलस के बचपन के एक डर के बारे में है, पानी का डर। जब मैं छोटा था, लगभग 3 या 4 साल का, तब मैं अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर गया था। एक बड़ी लहर आई और मुझे गिरा दिया। मैं पानी में डूबने लगा। मेरी सांस अटक गई। पिताजी ने मुझे बचाया, लेकिन उस घटना का डर मेरे दिल में बैठ गया। फिर जब मैं 10-11 साल का हुआ, तो मैंने याकिमा नदी में तैरना सीखने का फैसला किया। याकिमा नदी खतरनाक थी, उसमें तेज धाराएं होती थी, लेकिन वाईएमसीए का तालाब सुरक्षित था। उसमें एक उथला हिस्सा और एक गहरा हिस्सा था। मैंने वाईएमसीए के तालाब में तैरना सीखने का निश्चय किया। द वाईएमसीए पूल इंसिडेंट। एक दिन मैं तालाब पर अकेला था। कोई और नहीं था वहां। मैं बैठा हुआ था, पानी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी एक बड़ा लड़का आया, शायद 18 साल का। उसने मुझे उठाया और सीधे गहरे हिस्से में फेंक दिया। मैं पानी में नीचे चला गया, तालाब के तल पर बैठ गया। मुझे लगा जैसे मैं गया काम से। मैं डर गया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उछलकर सतह पर आ जाऊंगा। लेकिन जब मैंने उछलने की कोशिश की, तो मैं बस थोड़ा सा ही ऊपर आया। मैं फिर से नीचे चला गया। यह सिलसिला बार बार होता रहा। हर बार जब मैं उछलता, मैं बस थोड़ा सा ऊपर आता और फिर से नीचे चला जाता। मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मेरे फेफड़े दर्द करने लगे, मेरा सिर घूमने लगा। मुझे लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूं, एक बुरा सपना। मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ।
मैं पानी में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं तालाब के तल को पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन तल बहुत दूर लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। मैं पूरी तरह से डर गया था, एक गहरे आतंक में। फिर एक वक्त आया जब मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी। मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन तभी एक अजीब सी शांति आई। मुझे लगा जैसे सब कुछ काला हो गया है। ओवरकमिंग दी फियर। लेकिन मैं मरा नहीं। किसी तरह मैं फिर से सतह पर आ गया। किसी ने मुझे बचा लिया था, लेकिन वो घटना मेरे दिल में घर कर गई। पानी का डर मुझे हमेशा सताता रहा। बाद में मैंने तैराकी प्रशिक्षकों की मदद ली। मैंने हर तरह से कोशिश की अपने डर को दूर करने की। मैंने हर दिन अभ्यास किया, हर कोण से कोशिश की। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। आखिरकार एक दिन आया जब मैं बिना डर के तालाब में तैर सकता था। मैंने अपने डर पर विजय पा ली थी। मुझे पता चला कि डर सिर्फ एक भ्रम है। अगर हम हिम्मत रखें तो हम हर डर पर काबू पा सकते हैं। मोरल ऑफ दी स्टोरी। गहरा पानी हमें बताता है कि कैसे हम अपने डर पर विजय पा सकते हैं, अगर हम हिम्मत और मेहनत करें तो। विलियम डगलस का पानी का डर एक बहुत बड़ी बाधा थी, लेकिन उन्होंने उस डर को पार कर लिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा अपने सपनों के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। यहां सेल्मा लेगरलॉफ की कहानी द रैट ट्रैप का एक हिंदी रूपांतरण है, जो एआई आवाज द्वारा आसानी से पढ़े जाने के लिए उपयुक्त शब्दों में लिखा गया है। द रैट ट्रैप, अ स्टोरी। एक आदमी था जो चूहेदान बेचा करता था। वो तार से बने छोटे छोटे चूहेदान बनाता और गांव गांव, घर घर जाकर उन्हें बेचता था। उसका धंधा कुछ खास नहीं चलता था, इसलिए पेट भरने के लिए उसे कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी। उसके कपड़े फटे पुराने होते थे और वो हमेशा थका हुआ और उदास दिखता था। वो इस पूरी दुनिया को एक बड़े चूहेदान की तरह देखता था। उसका मानना था कि दुनिया हमें बस लालच देती है, जैसे धन दौलत, खुशियां, घर, खाना, गर्मी, कपड़े। जैसे ही कोई इन लालचों में फंसता है, वो चूहेदान में कैद हो जाता है। एन ओल्ड क्रॉफ्टर। एक शाम वो एक छोटे से भूरे रंग के घर के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया और एक बूढ़े किसान ने दरवाजा खोला। वो किसान अकेला रहता था और किसी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने चूहेदान बेचने वाले को अंदर बुलाया, खाना खिलाया और यहां तक कि अपने 30 क्रोनर स्वीडिश मुद्रा भी दिखाए, जो उसने एक चमड़े के थैले में रखे थे और खिड़की के पास टांग दिए थे। चूहेदान बेचने वाले के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, वाह, इतने सारे पैसे। उसने रात वही बिताई और सुबह होते ही वो चुपके से उठा, खिड़की से थैला निकाला, पैसे चुराए और भाग गया। दी आयरन वर्क्स। जंगल में भटकते हुए वो एक लोहे के कारखाने में पहुंचा। वहां के मालिक ने उसे अंदर बुलाया। मालिक ने उसे गलती से अपना पुराना दोस्त कैप्टन वॉन स्टाहले समझ लिया। उसने चूहेदान बेचने वाले का स्वागत किया और उसे क्रिसमस अपने साथ बिताने के लिए कहा। चूहेदान बेचने वाला समझ गया कि ये गलती है, पर वो मना नहीं कर पाया। थोड़ा डरते हुए पर आरामदायक जिंदगी के लालच में वो मालिक के साथ चला गया। अ काइंड गर्ल। मालिक की बेटी एडला विलमैनसन बहुत दयालु और समझदार थी। उसने चूहेदान बेचने वाले को देखकर जान लिया कि वो कैप्टन नहीं, बल्कि एक गरीब और भूखा आदमी है। फिर भी उसने चाहा कि वो क्रिसमस उनके साथ बिताए। उसने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। दी ट्रूथ इज रिवील्ड। क्रिसमस के दिन सच्चाई सामने आ गई कि वो आदमी कैप्टन वॉन स्टाहले नहीं है। मालिक बहुत नाराज हुआ
और उसने उसे पुलिस के हवाले करने की बात कही, लेकिन एडला ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि वो उसे एक दिन शांति से रहने देना चाहती है। दी ट्रांसफॉर्मेशन। एडला की दयालुता का उस आदमी पर गहरा असर हुआ। क्रिसमस के बाद जब मालिक और एडला चर्च गए तो उन्हें पता चला कि उस आदमी ने किसान के पैसे चुरा लिए हैं। वो बहुत चिंतित हुए, लेकिन जब वो घर लौटे तो उन्हें पता चला कि वो आदमी जा चुका है। पर वो एडला के लिए एक चिट्ठी छोड़ गया है। उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि वो पैसे वापस कर रहा है और उसने एडला को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। उसने चिट्ठी पर कैप्टन वॉन स्टाहले के नाम से हस्ताक्षर किए थे। मोरल ऑफ दी स्टोरी। चूहेदानी हमें सिखाती है कि एक छोटी सी दयालुता भी किसी इंसान का हृदय परिवर्तन कर सकती है। वो चूहेदान बेचने वाला जो एक चोर था, एडला की दयालुता से बदल गया। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और एक बेहतर इंसान बन गया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए, क्योंकि दयालुता में बहुत शक्ति होती है। ये किसी की जिंदगी बदल सकती है। इंडिगो दी चंपारण सत्याग्रह। बात सन 1917 की है, जब महात्मा गांधी भारत में थे। उन्हें पता चला कि बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। वहां के किसान अंग्रेज जमींदारों से बहुत परेशान थे। अंग्रेज जमींदारों ने किसानों से एक समझौता करवाया था, जिसे नील की खेती का समझौता कहते थे। इस समझौते के अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी और सारी नील अंग्रेजों को लगान के तौर पर देनी होती थी। जब जर्मनी ने कृत्रिम नील बनाना शुरू कर दिया तो प्राकृतिक नील की मांग कम हो गई। तब अंग्रेजों ने किसानों से कहा कि अगर वे उन्हें इस समझौते से मुक्त कर देंगे तो उन्हें मुआवजा देना होगा। राजकुमार शुक्लास रिक्वेस्ट। एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। वे बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। वे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आए और गांधी जी से प्रार्थना की कि वे चंपारण आकर किसानों की मदद करें। गांधी जी ने उन्हें बताया कि उनकी पहले से कुछ योजनाएं हैं, लेकिन शुक्ल जी ने हार नहीं मानी। वे गांधी जी के साथ हर जगह गए जहां गांधी जी गए। उन्होंने कहा, आप एक तारीख तय कीजिए और मैं आपको वहां मिलूंगा। अंत में गांधी जी मान गए और वे पटना गए। वहां से उन्हें चंपारण जाना था। दी मूवमेंट इन चंपारण। चंपारण पहुंचते ही गांधी जी को पता चला कि वहां बहुत बुरा हाल है। किसान बहुत डरे हुए थे और उन्हें कोई कानूनी सहायता नहीं मिल रही थी। गांधी जी ने वहां के वकीलों से बात की और उन्हें किसानों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। तभी गांधी जी को एक नोटिस मिला कि उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ देना चाहिए। गांधी जी ने उस नोटिस को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसानों के साथ रहेंगे और उनकी मदद करेंगे। इस बात पर उन्हें अदालत में बुलाया गया। अदालत में बहुत भीड़ थी। हजारों किसान वहां जमा हो गए थे गांधी जी का समर्थन करने के लिए। यह देखकर अंग्रेज अधिकारी भी थोड़े घबरा गए। उन्होंने मुकदमा टाल दिया। इंक्वायरी कमीशन। आखिरकार एक जांच आयोग बनाया गया जिसमें गांधी जी भी एक सदस्य थे। आयोग ने सबूत इकट्ठा किए और पता चला कि अंग्रेज जमींदारों ने किसानों का बहुत शोषण किया है। उन्हें किसानों को काफी पैसा वापस करना पड़ा। द इम्पैक्ट ऑफ चंपारण। चंपारण का ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने दिखा दिया कि गांधी जी के अहिंसक तरीके कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। इससे किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत मिली। मोरल ऑफ द स्टोरी। नील हमें बताता है कि कैसे गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से गरीब किसानों की मदद की। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम दृढ़ निश्चय वाले हों और सत्य के लिए लड़े
तो हम किसी भी मुश्किल पर विजय पा सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा कमजोर और पीड़ित लोगों का साथ देना चाहिए। गोइंग प्लेसेस, अ फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स। सोफी नाम की एक लड़की थी जो एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे। सोफी के सपने बहुत बड़े थे। वो अपनी रोज की जिंदगी से कहीं दूर एक अलग ही दुनिया में खोई रहती थी। उसका एक बड़ा भाई था, जोफ। जोफ ज्यादा बातें नहीं करता था, पर सोफी उससे अपनी बातें कहना चाहती थी। सोफी का सबसे बड़ा सपना था डैनी केसी से मिलना, जो एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी था। वो उसे अपना हीरो मानती थी। अ फिक्शनल मीटिंग। एक दिन सोफी अपनी सहेली जेंसी के साथ बैठी थी। वो जेंसी को बताने लगी कि वो डैनी केसी से मिली थी, एक गेमिंग सेंटर में। उसने बताया कि डैनी ने हरे रंग का कोट पहना था और वो बहुत हैंडसम था। जेंसी को थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि सोफी कल्पनाओं में खोई रहती है। सोफी ने ये बात अपने भाई जोफ को भी बताई। जोफ ने पहले तो विश्वास नहीं किया, पर सोफी ने इतने विस्तार से बताया कि वो थोड़ा सोचने लगा। उनके पिताजी ने भी ये सुना और वो थोड़े नाराज हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि सोफी फालतू की बातें सोचकर अपना समय बर्बाद कर रही है। बाय द कैनाल। एक दिन सोफी उस नहर के किनारे गई जहां वो कल्पना करती थी कि वो डैनी से मिली थी। वो वहां डैनी का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद वो आज फिर आएगा। वो बहुत उत्साहित थी, पर डैनी नहीं आया। सोफी बहुत निराश हुई। उसे एहसास हुआ कि वो सब उसकी कल्पना थी। डैनी कभी नहीं आया था और शायद कभी नहीं आएगा। फेसिंग रियलिटी। सोफी के सपने एक बुलबुले की तरह थे जो टूट गए। उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी उसकी कल्पना से बहुत अलग है। उसके सपने शायद कभी पूरे नहीं होंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी। कहीं जाना हमें बताता है कि सपने देखना बुरा नहीं है, पर हमें वास्तविकता से भी जुड़े रहना चाहिए। सोफी के सपने उसे वास्तविकता से दूर ले गए, और जब उसने वास्तविकता का सामना किया तो उसे बहुत निराशा हुई। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, पर वास्तविक उम्मीदों के साथ। सिर्फ कल्पनाओं में जीना हमें दुख पहुंचा सकता है। माई मदर एट 66। मैं अपनी मां के साथ गाड़ी में कोचीन हवाई अड्डे जा रही थी। पिछली सुबह मेरी मां मेरे बगल में बैठी थी। उनका मुंह खुला हुआ था। उनका चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया था, जैसे किसी लाश का होता है। उन्हें देखकर मुझे लगा कि वो कितनी बूढ़ी हो गई है, और मुझे ये सोचकर बहुत दुख हुआ। मुझे ये एहसास हुआ कि वो अब ज्यादा दिन मेरे साथ नहीं रहेंगी। ये सोचकर मेरे दिल में एक दर्द सा उठा, जैसे बचपन में खो जाने पर होता है। लेकिन मैंने उस दर्द को दबा दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर पेड़ तेजी से पीछे छूट रहे थे। छोटे बच्चे खुशी से खेल रहे थे। ये सब देखकर मुझे अच्छा लगा, जैसे जिंदगी चल रही हो बिना किसी रुकावट के। लेकिन फिर मैंने अपनी मां की तरफ फिर से देखा। उनका चेहरा फिर से पीला और मुरझाया हुआ लग रहा था। वो मुझे सर्दी की चांद की तरह लग रही थी, धुंधली और कमजोर। मुझे फिर से वो बचपन वाला डर सताने लगा, मां को खोने का डर। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और सिर्फ मुस्कुराई। मैंने अपनी मां से कहा, जल्द मिलेंगे अम्मा, और मैं बस मुस्कुराती रही ताकि मेरा दर्द मेरी मां को न दिखे। पोएम्स मैसेज। ये कविता एक बेटी और उसकी मां के रिश्ते के बारे में है। ये हमें बताती है कि कैसे बुढ़ापा हमें कमजोर बना देता है और कैसे हम अपने प्रियजनों को खोने के डर से जूझते हैं। ये कविता हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने परिवार के साथ हर पल को कीमती समझना चाहिए। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एक झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा।
ये कविता एक झुग्गी बस्ती के एक छोटे से स्कूल की कक्षा के बारे में है। कक्षा की दीवारें बेरंग और फीकी हैं, जैसे किसी ने उन पर सफेदी नहीं की हो। बच्चे भी बहुत उदास और थके हुए लग रहे हैं। एक लंबी लड़की है जिसका सिर बोझ से झुका हुआ है। एक लड़का है जो कागज की तरह पतला है। उसकी आंखें चूहे जैसी है, भूखी और डरी हुई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप बीमार हैं और उनका असर उनके बच्चों पर भी दिख रहा है। कक्षा में जो नक्शे और तस्वीरें लगी हैं वो भी बेकार और बेमेल है। शेक्सपियर की तस्वीर है जो अब इन बच्चों के लिए बेमानी है। बादलों की तस्वीर है जो उनके लिए बस एक सपना है, क्योंकि उनकी दुनिया तो इन झुग्गियों तक ही सीमित है। उनकी खिड़कियां उनकी दुनिया है, एक संकरी और अंधेरी दुनिया। वो बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं, जैसे किसी कब्रिस्तान में हो। उनकी जिंदगी धुंधली और निराशाजनक है। कवि कहता है कि इन बच्चों को इन झुग्गियों से बाहर निकालना चाहिए। उन्हें खुली हवा में हरी भरी जगहों पर जाना चाहिए। उन्हें किताबें और ज्ञान देना चाहिए ताकि वो भी दुनिया को देख सके और समझ सके। उन्हें दीवारों पर लगे नक्शों को बदलने की जरूरत है ताकि वो अपनी दुनिया का नक्शा खुद बना सके। उन्हें अपनी भाषा में बात करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज उठा सकें। कवि चाहता है कि ये बच्चे भी खुले आसमान में उड़े और अपनी जिंदगी को खुद लिखें। पोएम्स मैसेज। ये कविता हमें बताती है कि कैसे गरीबी और अभाव बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें इन बच्चों की मदद करनी चाहिए ताकि वो भी एक बेहतर जिंदगी जी सकें। कीपिंग क्वाइट। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत रहेंगे। एक पल के लिए हम कोई भाषा नहीं बोलेंगे। एक सेकंड के लिए हम अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे। ये एक अद्भुत पल होगा, बिना किसी शोर के, बिना इंजनों के। हम सब एक साथ होंगे, एक अजीब सी शांति में। मछुआरे ठंडे समुद्र में व्हेल को नहीं पकड़ेंगे और नमक इकट्ठा करने वाला अपने हाथों को नहीं देखेगा जो जख्मी है। जो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हरी गैसों से, आग से, एक पल के लिए कुछ नहीं करेंगे। वे साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ छाया में घूमेंगे, कुछ नहीं करते हुए। मैं नहीं जानता कि कुल चुप्पी क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भ्रमित न हो। पृथ्वी जिंदा है। जैसे सर्दियों में सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर काम चल रहा होता है। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप चुप रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। पोएम्स मैसेज। ये कविता हमें थोड़ी देर के लिए शांत रहने और आत्मचिंतन करने के लिए कहती है। ये हमें युद्ध और हिंसा को रोकने और शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित करती है। ये कविता हमें प्रकृति से सीखने और समझने के लिए भी कहती है कि चुप्पी का मतलब निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये एक गहरी गतिविधि हो सकती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद होती है। इसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। ये हमें शांति और सुकून देती है, जैसे एक शांत छायादार जगह। ये हमें मीठी नींद देती है जो स्वस्थ और शांत होती है। इसलिए हर सुबह हम फूलों के एक सुंदर बंधन से इस धरती से जुड़े रहते हैं, निराशा के बावजूद, अमानवीयता के बावजूद, अच्छे लोगों की कमी के बावजूद और उन सभी अंधेरे रास्तों के बावजूद जिनसे हम गुजरते हैं। कुछ सुंदर चीजें हमारी उदासी दूर कर देती हैं, जैसे सूरज, चांद, पुराने और नए पेड़ जो साधारण भेड़ों को छाया देते हैं, और साफ झरने जो गर्मी के मौसम में ठंडी हवा देते हैं। जंगल के बीच में उगने वाली झाड़ियां जिन पर सुंदर फूल खिलते हैं, और जंगलों के बीच बहती हुई नदियां जो गर्मी से राहत देती है। और सबसे बढ़कर कहानियां जो हमने सुनी है, वीर पुरुषों की कहानियां। ये सभी सुंदर चीजें हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत है।
जैसे स्वर्ग से आया हुआ अमृत। पोम्स मैसेज। ये कविता हमें बताती है कि सुंदरता एक शाश्वत आनंद है। ये हमें प्रकृति और कला में सुंदरता ढूंढने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। आंट जेनिफर टाइगर्स। आंट जेनिफर अपनी ऊन से बाग बना रही है। एक पर्दे पर बाघ पुखराज जैसे पीले जंगल में आजादी से घूम रहे हैं। वे पेड़ों के नीचे खड़े आदमियों से नहीं डरते। वे शान से और बेफिक्री से चलते हैं। आंट जेनिफर की उंगलियां ऊ में कांप रही है। उन्हें हाथी दांत की सुई खींचने में भी मुश्किल हो रही है। उनके हाथ पर उनके पति की शादी की अंगूठी का भारी बोझ है, जो उन्हें हमेशा उनकी शादी की याद दिलाता है। जब आंट मर जाएंगी, तब भी उनके डरे हुए हाथ उनके दुखी जीवन की कहानी कहेंगे। लेकिन पर्दे पर बने बाघ हमेशा उछलते रहेंगे, गर्व से और बिना किसी डर के। पोम्स मैसेज। ये कविता एक महिला के विवाहित जीवन की कठिनाइयों और उसकी दबी हुई भावनाओं के बारे में है। आंट जेनिफर बाघों को बनाकर अपनी दबी हुई इच्छाओं को व्यक्त करती है। आजादी, ताकत और डर से मुक्ति। बाघ उनके अंदर की उस ताकत का प्रतीक है, जो उनके जीवन की मुश्किलों के बावजूद जिंदा है। पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये कहानी मद्रास, अब चेन्नई के जेमिनी स्टूडियो की है, जहां फिल्मों की शूटिंग होती थी। वहां पैनकेक नाम का एक मेकअप ब्रांड इस्तेमाल होता था, बहुत ज्यादा मात्रा में। हर कलाकार पर ढेर सारा मेकअप लगाया जाता था ताकि वो कैमरे पर अच्छे दिखें। स्टूडियो में एक पोएट अभी था, यानी एक कवि। वो एक पढ़े लिखे आदमी थे जो स्टूडियो के कामों में मदद करते थे। उनका काम था अखबारों की कटिंग फाइल में लगाना और कभी कभी कानूनी सलाह देना। स्टूडियो में कई तरह के लोग काम करते थे। मेकअप करने वाले, कलाकार, लेखक और ऑफिस के कर्मचारी। सब लोग एक दूसरे से अलग थे, पर सब मिलकर काम करते थे। एक दिन स्टूडियो में एक विजिटर आया। वो एक अंग्रेज कवि था जिसका नाम स्टीफन स्पेंडर था। वो स्टूडियो के लोगों से मिला और कुछ बातें की। स्टूडियो के लोगों को ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उन्हें स्पेंडर की बातें पूरी तरह से समझ नहीं आई। कहानीकार हमें स्टूडियो के माहौल के बारे में बताते हैं, वहां के लोगों के बारे में बताते हैं और कैसे अलग अलग तरह के लोग एक साथ काम करते थे। वो हमें ये भी बताते हैं कि कैसे फिल्मों की दुनिया बाहर से जितनी ग्लैमर्स दिखती है, अंदर से उतनी ही अलग होती है। स्टोरीज मैसेज। पोएट्स एंड पैनकेक्स हमें फिल्म स्टूडियो की दुनिया की एक झलक दिखाता है। ये हमें बताता है कि कैसे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जरूरी नहीं कि हम हर चीज को पूरी तरह से समझें। कभी कभी कुछ चीजें रहस्य में ही अच्छी लगती है। द इंटरव्यू। आज रवि का एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए साक्षात्कार था। वो सुबह जल्दी उठा, नहाया और अच्छे कपड़े पहने। उसकी मां ने उसे दही चीनी खिलाया, जो भारत में शुभ माना जाता है। रवि थोड़ा घबराया हुआ था, पर वो आत्मविश्वास से भरा भी था। कंपनी के बाहर बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे। सब लोग अच्छे कपड़ों में थे और थोड़े चिंतित लग रहे थे। रवि ने गहरी सांस ली और अंदर गया। अंदर एक बड़ा कमरा था जहां कुछ लोग बैठे थे। एक आदमी ने रवि का नाम पुकारा। रवि अंदर गया। कमरा ठंडा था और उसमें एक बड़ी मेज थी। मेज के दूसरी तरफ 3 लोग बैठे थे। वे सब रवि को ध्यान से देख रहे थे। एक आदमी ने रवि से कुछ सवाल पूछे। रवि ने सभी सवालों के जवाब साफ और सही तरीके से दिए। उसने अपनी पढ़ाई, अपने काम के अनुभव और अपनी रुचियों के बारे में बताया। फिर एक महिला ने रवि से कुछ और सवाल पूछे।
रवि ने उनके भी जवाब दिए। उसने बताया कि वह इस नौकरी को क्यों चाहता है और वो कंपनी के लिए क्या कर सकता है। आखिर में एक और आदमी ने रवि से कुछ तकनीकी सवाल पूछे। रवि ने उन सवालों के भी सही जवाब दिए। साक्षात्कार लगभग आधे घंटे तक चला। जब साक्षात्कार खत्म हुआ तो रवि थोड़ा थका हुआ था, पर उसे अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। बाहर आकर रवि ने अपनी मां को फोन किया और उन्हें बताया कि साक्षात्कार कैसा रहा। उसकी मां बहुत खुश हुई। रवि अब बस कंपनी के जवाब का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसे ये नौकरी जरूर मिलेगी। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और आत्मविश्वास रखना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे और खुद पर विश्वास रखेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अ रोड साइड स्टैंड। एक छोटा सा अस्थाई दुकान सड़क के किनारे बना हुआ था। ये शहर से दूर गांव के पास था। दुकान के मालिक गरीब किसान थे, जिन्होंने अपनी थोड़ी सी जमीन पर सब्जियां और फल उगाए थे। वे चाहते थे कि शहर के लोग जो गाड़ियों में तेजी से गुजरते हैं, उनकी दुकान पर रुकें और कुछ खरीदें, जिससे उनकी कुछ कमाई हो जाए। दुकान पर पुराने लकड़ी के तख्तों से बनी एक दीवार थी और ऊपर एक तिरपाल का शेड था। दुकान के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, सड़क किनारे दुकान। बोर्ड थोड़ा टेढ़ा था और लिखावट भी साफ नहीं थी। दुकान में ताजी सब्जियां और फल रखे हुए थे। टमाटर, खीरे, गाजर और कुछ मौसमी फल। सब कुछ बहुत साफ सुथरा नहीं था, पर किसानों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि सब कुछ अच्छा लगे। गाड़ियां तेजी से गुजरती थी और कुछ लोग दुकान की तरफ देखते भी नहीं थे। कुछ लोग देखते थे पर रुकते नहीं थे। बस कुछ ही लोग रुकते थे और उनमें से भी कुछ सिर्फ दाम पूछते थे, बिना कुछ खरीदे। किसानों को बहुत दुख होता था जब कोई उनकी दुकान पर नहीं रुकता था। वे सोचते थे कि क्या उनकी दुकान इतनी बुरी है? क्या उनके फल और सब्जियां अच्छे नहीं हैं? एक दिन एक आदमी अपनी गाड़ी से रुका। उसने कुछ टमाटर और खीरे खरीदे। किसानों को बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी मेहनत रंग लाएगी। पर उस आदमी ने भी एक ऐसी बात कही जिससे किसानों का दिल टूट गया। उसने कहा, तुम्हारी दुकान अच्छी है, पर यहां कोई अच्छी जगह नहीं है जहां गाड़ी खड़ी कर सके। किसानों को समझ में आ गया कि उनकी दुकान शायद कभी ज्यादा नहीं चलेगी। शहर के लोग उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। वे बस अपनी गाड़ियों में तेजी से गुजर जाते हैं, बिना ये सोचे कि सड़क के किनारे रहने वाले गरीब लोग भी अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोरल स्टोरी। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे शहर और गांव के बीच एक बड़ी खाई है। शहर के लोग अपनी दुनिया में इतने मगन हैं कि उन्हें गांव के गरीब लोगों की परवाह नहीं है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए जो जरूरतमंद है। द थर्ड लेवल। ये कहानी चार्ली नाम के एक आदमी की है जो न्यूयॉर्क शहर में रहता है। वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर काम करता है। एक दिन वो स्टेशन के एक नए हिस्से में पहुंच जाता है जिसे वो तीसरा तल कहता है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 ही तल हैं, इसलिए चार्ली का कहना है कि उसने एक काल्पनिक तल खोज लिया है। चार्ली बताता है कि कैसे वो एक दिन काम से घर जा रहा था और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के गलियारों में खो गया। वो एक ऐसे दरवाजे से गुजरा जो उसे पहले कभी नहीं दिखा था। वो एक लंबे घुमावदार गलियारे में पहुंच गया जो उसे एक पुराने जमाने के स्टेशन पर ले गया। ये तीसरा तल दूसरे तलों से बहुत अलग था। यहां छोटे कमरे थे, पुराने जमाने की गैस लाइटें थी और लोग पुराने कपड़ों में थे। चार्ली ने एक अखबार बेचने वाले को देखा जिसके अखबार पर 1894 की तारीख छपी थी। इससे चार्ली को यकीन हो गया
कि वो समय में पीछे चला गया है। चार्ली को गैल्सबर्ग नाम का एक छोटा सा शहर याद आया जहां वो बचपन में रहता था। वो सोचता है कि तीसरा तल उसे गैल्सबर्ग ले जा सकता है। वो वहां जाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जगह बहुत शांत और सुंदर है। चार्ली ने अपने मनोचिकित्सक दोस्त को तीसरे तल के बारे में बताया। मनोचिकित्सक ने कहा कि ये चार्ली का एक सपना है, एक काल्पनिक दुनिया जिसमें वह अपनी परेशानियों से भागना चाहता है। चार्ली तीसरे तल से गैल्सबर्ग के लिए टिकट खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास उस जमाने के पैसे नहीं होते। वो वापस अपने समय में आ जाता है। बाद में चार्ली का एक दोस्त भी तीसरे तल पर पहुंच जाता है और गैल्सबर्ग चला जाता है। चार्ली फिर से तीसरे तल को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे वो नहीं मिलता। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी समय यात्रा, यादों और कल्पना की ताकत के बारे में है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी मुश्किलों से बचने के लिए काल्पनिक दुनिया बना सकते हैं। टाइगर किंग, प्रतिबंधपुरम के महाराजा, जिनका पूरा नाम जिलानी जंग बहादुर था, टाइगर किंग के नाम से मशहूर थे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। इस भविष्यवाणी ने उनके पूरे जीवन को प्रभावित किया। जब वे छोटे थे तभी उन्होंने मशहूर घोषणा की थी, बाघों सावधान रहो। 20 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठने के बाद वे इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए जुनून की हद तक पहुंच गए। उन्होंने अपने राज्य के हर बाघ को मारने की कसम खाई और बाघों का शिकार शुरू कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि उनके अलावा कोई और बाघ का शिकार नहीं करेगा और जो ऐसा करेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। उनके इस जुनून के कारण उन्होंने अपने शाही कर्तव्यों की भी अनदेखी की और यहां तक कि ब्रिटिश अधिकारियों के साथ उनके संबंध भी तनावपूर्ण हो गए। जब उनके अपने राज्य में बाघों की संख्या कम हो गई तो उन्होंने एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी की जहां बाघों की संख्या ज्यादा थी, ताकि वे अपना शिकार जारी रख सकें। उन्होंने लगातार अपने लक्ष्य का पीछा किया और 99 बाघों को मार डाला। सिर्वा बाघ मिलना मुश्किल हो गया। राजा का गुस्सा बढ़ता गया और उन्होंने अपने दीवान को नौकरी से निकालने तक की धमकी दे दी। आखिरकार एक बाघ मिला जो भविष्यवाणी को सच करता हुआ लग रहा था। राजा ने उस पर गोली चलाई, ये सोचकर कि उन्होंने उसे मार दिया है, लेकिन वो बाघ गोली से सिर्फ बेहोश हुआ था। बाद में राजा के शिकारियों द्वारा मारा गया। विडंबना यह है कि राजा की मृत्यु किसी असली बाघ से नहीं, बल्कि एक लकड़ी के बाघ के खिलौने के एक छोटे से टुकड़े से हुई। वो टुकड़ा उनके हाथ में चुभ गया, जिससे संक्रमण हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह भविष्यवाणी एक दुखद और हास्यपूर्ण मोड़ के साथ सच साबित हुई। स्टोरीज मैसेज, टाइगर किंग कहानी हमें दिखाती है कि कैसे भाग्य को चुनौती देने की कोशिश करना बेवकूफी हो सकती है। राजा अपने भाग्य से भागने की कोशिश करता है, पर अंत में वही होता है जो भविष्यवाणी में लिखा था। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और जानवरों को नहीं मारना चाहिए। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिशानी दोषी द्वारा लिखी गई अंटार्कटिका की यात्रा एक रोचक यात्रा वृत्तांत है जो हमें पृथ्वी के सबसे ठंडे, सूखे और हवादार महाद्वीप अंटार्कटिका की सैर कराता है। ये कहानी स्टूडेंट्स ऑन आइस नामक एक कार्यक्रम के बारे में है, जिसके तहत विद्यार्थियों के एक समूह को अंटार्कटिका ले जाया जाता है ताकि वे वहां के वातावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकें और समझ सकें। लेखिका तिशानी दोषी एक रूसी अनुसंधान जहाज अकादमिक शोकाल्स्की में सवार होकर अंटार्कटिका की यात्रा करती है। उनकी यात्रा कई चरणों में पूरी होती है, हवाई जहाज, कार और फिर जहाज। इस लंबे सफर के दौरान लेखिका हमें अंटार्कटिका के अद्भुत नजारों और वहां के अनोखे वातावरण का वर्णन करती है। अंटार्कटिका एक बर्फीला रेगिस्तान है जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। गर्मियों में यहां 24 घंटे धूप रहती है। लेखिका बताती है कि अंटार्कटिका का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। वहां जाकर उन्हें समय का एहसास ही बदल जाता है। उन्हें लगता है जैसे वे इतिहास में पीछे चली गई है, उस समय में जब पृथ्वी ऐसी ही थी। ये कार्यक्रम युवाओं को अंटार्कटिका के बारे में शिक्षित करने और उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अंटार्कटिका ले जाया जाता है ताकि वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अपनी आंखों से देख सकें और समझ सकें कि ये हमारे ग्रह को किस तरह प्रभावित कर रहा है। लेखिका के लिए अंटार्कटिका का दौरा एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। इसने उन्हें पृथ्वी के बारे में एक नई समझ दी और उन्हें पर्यावरण के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील बनाया। उन्होंने महसूस किया
कि अंटार्कटिका हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मोरल ऑफ दी स्टोरी, अंटार्कटिका की यात्रा हमें पर्यावरण के महत्व और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूक करती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि युवा पीढ़ी को शिक्षित करना कितना जरूरी है ताकि वे भविष्य में बेहतर फैसले ले सकें और हमारे ग्रह को सुरक्षित रख सकें। द एनिमी, ये कहानी पर्ल एसबर्ग द्वारा लिखी गई है और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। कहानी एक जापानी डॉक्टर सदाओ होकी और एक अमरीकी युद्ध कैदी के बारे में है। डॉक्टर सदाओ एक प्रसिद्ध सर्जन है और उनका घर समुद्र के किनारे है। एक दिन वे अपने घर के बाहर एक घायल अमरीकी सैनिक को देखते हैं। वो सैनिक बुरी तरह से जख्मी है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। डॉक्टर सदाओ एक देशभक्त जापानी है, लेकिन वे एक डॉक्टर भी है। उनका कर्तव्य है कि वे हर इंसान की जान बचाएं, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो। इसलिए वे उस अमरीकी सैनिक का इलाज करने का फैसला करते हैं। डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी हाना दोनों जानते हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि वे एक दुश्मन सैनिक को छुपा रहे हैं तो उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उनके घर के नौकर भी डर जाते हैं और उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। डॉक्टर सदाओ बहुत सावधानी से उस सैनिक का इलाज करते हैं। वे उसे अपने घर में छुपा कर रखते हैं और उसकी देखभाल करते हैं जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। जब सैनिक ठीक हो जाता है तो डॉक्टर सदाओ उसे भागने में मदद करते हैं। वे उसे एक नाव देते हैं और उसे एक पास के द्वीप पर भेज देते हैं जहां से वो बचकर निकल सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी हमें इंसानियत, कर्तव्य और देशभक्ति के बीच के टकराव के बारे में बताती है। ये हमें यह भी सिखाती है कि हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी सही फैसला लेना चाहिए। ऑन दी फेस ऑफ इट, ये कहानी सुसान हिल द्वारा लिखी गई है और ये एक बूढ़े व्यक्ति मिस्टर लैम्ब और एक किशोर लड़के डेरेक के बीच की मुलाकात और उनके संवाद के बारे में है। दोनों ही शारीरिक अक्षमताओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक सकारात्मक नजरिया किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है और कैसे हमें बाहरी दिखावे से परे देखना चाहिए। मिस्टर लैम्ब, एक बूढ़ा व्यक्ति जिनका एक पैर बम विस्फोट में उड़ गया था और उसकी जगह टीन का पैर लगा हुआ है। वे एक बड़े से बगीचे में अकेले रहते हैं और हमेशा लोगों का स्वागत करते हैं। वे आशावादी और मिलनसार हैं। डेरेक, एक 14 वर्षीय लड़का जिसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ है। वह दुनिया से नाराज है और उसे लगता है कि लोग उसे देखकर डरते हैं या घृणा करते हैं। वो अकेला और निराश है। कहानी डेरेक के मिस्टर लैम्ब के बगीचे में घुसने से शुरू होती है। डेरेक सोचता है कि बगीचा खाली है, लेकिन मिस्टर लैम्ब वहां होते हैं। डेरेक भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर लैम्ब उसे रोक लेते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। मिस्टर लैम्ब और डेरेक के बीच का संवाद इस कहानी का मुख्य भाग है। मिस्टर लैम्ब डेरेक को जीवन के प्रति एक सकारात्मक नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उसे बताते हैं कि बाहरी दिखावट से ज्यादा जरूरी है अंदर की सुंदरता और हमें लोगों को उनके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उनके दिल से देखना चाहिए। मिस्टर लैम्ब डेरेक को अपनी कहानी बताते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उनका एक पैर युद्ध में चला गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे अभी भी जीवन का आनंद लेते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं। डेरेक मिस्टर लैम्ब से प्रभावित होता है। उसे लगता है कि मिस्टर लैम्ब उसे समझते हैं और उससे सहानुभूति रखते हैं। उसे पहली बार लगता है कि कोई उसे उसके चेहरे के अलावा भी देखता है। कहानी में अकेलापन एक महत्वपूर्ण विषय है। डेरेक अपने जले हुए चेहरे के कारण अकेला महसूस करता है, जबकि मिस्टर लैम्ब अपने टीन के पैर के कारण। लेकिन मिस्टर लैम्ब ने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया है और उसे अपनी ताकत बना लिया है। वे हमेशा लोगों का स्वागत करते हैं और उनसे दोस्ती करते हैं। मिस्टर लैम्ब डेरेक को भी यही सिखाते हैं कि उसे अपने अकेलेपन से बाहर निकलना चाहिए और दुनिया का सामना करना चाहिए। वे उसे बताते हैं कि उसे अपनी अपंगता को अपनी पहचान नहीं बनाना चाहिए। मिस्टर लैम्ब का बगीचा इस कहानी में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये खुलापन, स्वीकार्यता और जीवन का प्रतीक है। मिस्टर लैम्ब अपने बगीचे में हर किसी का स्वागत करते हैं, चाहे वे जैसे भी हों। ये बगीचा डेरेक के लिए एक शरण स्थली बन जाता है,
जहां वो पहली बार सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करता है। कहानी के अंत में डेरेक मिस्टर लैम्ब के साथ रहने और उनकी मदद करने का फैसला करता है। वो अपने घर वापस जाता है और अपनी मां को बताता है कि वो मिस्टर लैम्ब के बगीचे में जाएगा। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब सीढ़ी से गिर गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। ये अंत दुखद है, लेकिन ये डेरेक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी है। मिस्टर लैम्ब ने उसे एक नया नजरिया दिया है और उसे अपनी अपंगता को पार करने की प्रेरणा दी है। अब डेरेक को अपनी जिंदगी खुद जीनी है, मिस्टर लैम्ब की सीखों के साथ। उस चेहरे पर कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। बाहरी दिखावे से परे देखना। हमें लोगों को उनके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उनके अंदर की इंसानियत से देखना चाहिए। सकारात्मक नजरिया। जीवन में मुश्किलों के बावजूद हमें सकारात्मक रहना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। अकेलेपन का सामना। हमें अपने अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए और दूसरों से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। स्वीकृति और सहानुभूति। हमें दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये पाठ दो अलग अलग लेखिकाओं जिड कलासा और बामा द्वारा लिखी गई दो आत्मकथात्मक कहानियों का संग्रह है। दोनों ही कहानियां बचपन के अनुभवों, सांस्कृतिक पहचान और भेदभाव के बारे में है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। जिड कलासा, एक अमरीकी मूल निवासी, अपनी कहानी में अपने बचपन का एक दर्दनाक अनुभव बताती है। उन्हें एक मिशन स्कूल में भेजा जाता है, जहां उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर रखा जाता है। उनके लंबे बाल, जो उनकी संस्कृति में सम्मान और पहचान का प्रतीक है, जबरदस्ती काट दिए जाते हैं। यह घटना उनके लिए एक गहरा आघात है, जो उनके बचपन की एक कड़वी याद बन जाती है। जिड कलासा के लिए बाल काटना सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा पर एक हमला था। यह उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनके अतीत से उनका संबंध तोड़ने का एक प्रयास था। इस कहानी में जिड कलासा अपने बचपन के दर्द और अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष को बयां करती है। वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। बामा, एक दलित लेखिका, अपनी कहानी में अपने बचपन के दिनों को याद करती है, जब उन्हें जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वे बताती है कि कैसे उन्हें और उनके समुदाय के लोगों को ऊंची जाति के लोगों द्वारा अपमानित किया जाता था। एक घटना में वे देखती है कि एक ऊंची जाति का व्यक्ति एक जमींदार के लिए खाना ले जा रहा है और उसे खाने को जमीन पर गिराना पड़ता है ताकि जमींदार उसे बिना छुए ले सके। ये देखकर बामा को बहुत दुख होता है और उन्हें जाति व्यवस्था की क्रूरता का एहसास होता है। बामा की कहानी हमें भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था की कठोर वास्तविकता दिखाती है। वो बताती है कि कैसे बचपन में ही बच्चों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है और कैसे ये अनुभव उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दोनों कहानियां अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से होने के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। दोनों ही कहानियां बचपन में होने वाले अन्याय, पहचान के लिए संघर्ष और सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को दर्शाती है। ये कहानियां हमें ये भी सिखाती है कि हमें हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संस्कृति का हो। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।